स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में हिंदी हमारी पहचान। यह कार्यक्रम की दूसरी कड़ी है हिंदी स्पीकिंग यूनियन और एमबीसी के मिले जुले सहयोग से आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है यह विशेष कार्यक्रम। अभी हाल में ही विश्व रंग 2024 हुआ था विश्व हिंदी सचिवालय फिनिक्स में, जहां पे अनेक विद्वान देश के कोने कोने विश्व के कोने कोने से आए थे और वहां पे किस तरह से वे लोग ये हिंदी से जुड़े हुए कार्य के साथ लगे हुए हैं इसको साझा करने के लिए आए थे। तो कार्यक्रम की प्रथम कड़ी में हमने देखा वे लोग आए हमारे मेहमान के रूप में। एक बार फिर से मेहमान के रूप में अन्य लोगों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उससे पहली बार फिर से हम डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे। आप हिंदी स्पीकिंग यूनियन के प्रधान हैं, तो कार्यक्रम की दूसरी कड़ी है, इस कड़ी के बारे में बताएं। सर्वप्रथम आपको नमस्ते और हमारे दर्शकों को भी अभिवादन। मासिक कार्यक्रम हिंदी संगठन की तरफ से हम प्रस्तुत कर रहे हैं और आरंभ में ही मैंने धन्यवाद दिया था। आज पुनः मैं धन्यवाद करूंगा एमबीसी के सभी कर्मियों को जिन्होंने यह अवसर दिया है। हिंदी स्पीकिंग यूनियन के बारे में गत बार मैंने बताया था कि इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदी का प्रचार प्रसार करना और इस कार्य को आगे बढ़ाने में हम अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं। इस समय खुशी की बात है कि अनेक देशों से हिंदी के विद्वान लोग, साहित्यकार लोग, लेखक, कवि, कलाकार सभी उपस्थित हुए हैं और हम बहुत ही आभार प्रकट करना चाहते हैं विश्व रंग को। और उसके संयोजक है डॉक्टर जवाहर करनाहट जी। डॉक्टर कर्नावट जी के सौजन्य से हिंदी स्पीकिंग यूनियन का यह दूसरा कार्यक्रम चल रहा है और यदि उन्होंने यह प्रयास न किया होता तो इतने विद्वान को हम यहाँ पर ला नहीं सकते। और हिंदी स्पीकिंग यूनियन का एक उद्देश्य है कि भारत के ही नहीं, विश्व के जहाँ जहाँ साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, प्रचारक हैं, उन सब से संपर्क स्थापित करना और हिंदी को बढ़ावा देना ताकि हमारे बच्चे प्रोत्साहित हो सकें, हिंदी की ओर आकृष्ट हो सकें। नई पीढ़ी के लिए हमें हिंदी का एक वातावरण तैयार करना होता है। इन सभी विद्वानों के सहयोग से हम यह कार्य कर सकते हैं। मैं पुनः एक बार डॉक्टर जवाहर करनावट जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्हीं के कारण यह समारोह हो सका था और बहुत से लोग यहाँ उपस्थित हो सके थे। लोग के बारे में बात हो रही है गुरुजी और विद्वानों के बारे में बात हो रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर वंदना मुकेश शर्मा जी, आप यूके से है, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार आपको भी, आदरणीय उदय नारायण जी को भी और सभी दर्शकों को। जरूर आपसे बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से गुरुजी आपसे, अभी हाल में ही हमने भाग लिया है विश्व रंग 2024 में, तो कई लोग आए मॉरिशस में, जो बाहर से आए हैं उन लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही और यहाँ के लोग किस तरह से इस महोत्सव को अपनाया? देखिए, यह महोत्सव जो हुआ विश्व रंग की तरफ से, आयोजन बहुत भव्य था और यहाँ के विद्वान, स्थानीय जो विद्वान थे, उन लोगों को लगा कि विश्व रंग ने उनमें एक नए जीवन का संचार कर दिया। कैसे नए जीवन का संचार कर दिया? क्योंकि इतने देशों के लोगों को यहाँ लाकर हिंदी को जनता के सामने रखना और भी आलेख वाचन करना, संगीत का कार्यक्रम हुआ और विद्वानों से संपर्क, लेखकों से संपर्क, तो बहुविध कार्यक्रम इसमें बहुत दिमाग लगाया गया। और लगाने वाले जो भारत के विश्वविद्यालय हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, वहाँ के भी कर्मी लोग आए, विशेषकर डॉक्टर सुभाष, हमारे संतोष चौबे जी, उनका भी योगदान कम नहीं रहा है इसमें। तो इन सब लोगों ने जो वातावरण यहाँ निर्मित किया हिंदी का, ये लगता है कई वर्षों का कार्य लोग करके चले गए हैं। इसलिए यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जिस स्तर के भी वो हों, चाहे प्राथमिक के, माध्यमिक के या विश्वविद्यालयीय स्तर के विद्यार्थी हों, सभी को हिंदी की कुछ खुराक प्राप्त हुई। और जिस तरह हम खुराक खाते हैं तो कुछ बल बढ़ता है, उनका भी हिंदी का बल बढ़ा है। गुरुजी और एक बात मैं पूछना चाहूँगा
कि ये जो विश्व रंग है, पहली बार के लिए छठा एडिशन पहली बार के लिए भारत के बाहर मॉरिशस में हुआ। हिंदी का विश्व रूप एक नया रूप ले रहा है, इस विश्व रूप के बारे में बताएं। देखिए, हिंदी का जो विश्व रूप आप बता रहे हैं, वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और विश्व हिंदी सचिवालय का तो विशेष कार्य यही है कि इसको एक आधिकारिक भाषा के लिए यूनेस्को तक पहुंचा दिया जाए। तो इतने देशों का यदि सहयोग प्राप्त होगा, जानते हैं ना, मैं बारंबार एक बात बोलता हूँ, राम गए थे लंका रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, परंतु जब वो पीछे घूम कर देखते हैं तो देखते हैं उनके पास एक सेना है, हनुमान भी पीछे हैं, सुग्रीव की सेना भी पीछे है, उनका भाई लक्ष्मण भी पीछे हैं। तो ये सब के सब मिलकर रावण को पराजित कर सके थे। तो आज जो हिंदी में कहीं कहीं कुछ उदासीनता दिखाई देती है, ये उदासीनता भी रावण का एक रूप है। इसको जीतने के इन सब लोगों का सहयोग हमें प्राप्त करना होता है और इनके सहयोग पाने से हमें लगता है कि विजय के रास्ते पर हम हैं। बात हो रही है प्रभु श्री राम के बारे में, लंका के बारे में, तो योद्धा के रूप में अनेक हिंदी के विद्वान बसे हुए हैं विश्व के कोने कोने में और अपनी ओर से अपने प्रकार से वे लोग हिंदी से जुड़े हुए काम के साथ लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वंदना मुकेश शर्मा जी, आप यूके से है और वहाँ पे हिंदू को आप बढ़ावा दे रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। तो मैं आज से 23 साल पहले यूके जाकर रहने लगी परिवार के साथ। वहाँ जाकर मैंने देखा कि मैंने हिंदी में पीएचडी की थी, पुणे यूनिवर्सिटी से गई थी। वहाँ हिंदी के लिए उस समय कोई राह नज़र नहीं आती थी क्योंकि मैं एक बहुत छोटे से शहर में थी। मैंने यॉर्क विश्वविद्यालय को कांटेक्ट किया, वहाँ पर हिंदी थी लेकिन वो मैं जिस जगह रहती थी वहाँ से 4 घंटे दूर था। मैंने साउथ स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ एंड अफ्रीकन स्टडीज़ लंदन को कांटेक्ट किया, वहाँ से भी कोई असंतोषजनक उत्तर नहीं मिला। फिर मैंने उसके बाद कैम्ब्रिज में पता लगाया, वहाँ पर भी पता चला कि नौकरी के लिए कोई आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। तो अंत में मैंने ये शुरू किया, ऑक्सफोर्ड में भी पता लगाया और फिर मैं चूँकि हिंदी की छात्रा रही और हिंदी से मेरा विशेष प्रेम था, तो मैंने फिर अपने आप ही वहाँ पर जो आसपास बच्चे थे उनसे हिंदी में बात करना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगता था वहाँ जो हमारे भारतीय परिवार गए थे वो हिंदी में बात नहीं करते थे। तो वो हिंदी में बात करने लगे उनसे और शब्द सीखने लगे, यहाँ तक कि अंग्रेज़ बच्चे भी नमस्ते। जब मैं वहाँ एक इंग्लिश स्कूल में मैंने टीचर्स ट्रेनिंग की, तो मेरी साड़ी, जिस गांव में थी वहाँ उन्होंने कभी दूसरा रंग नहीं देखा था, तो वो मेरी साड़ी मेरी स्किन को छू के देखते थे कि ये कहाँ से आई हैं। तो मैंने वहाँ जाके टीचर्स ट्रेनिंग की और आजकल मैं अंग्रेज़ी द्वितीय भाषा के रूप में पिछले 20 सालों से पढ़ा रही हूँ अंग्रेज़ी द्वितीय भाषा के रूप में। तो मैं प्रवासियों को पढ़ाती हूँ, लेकिन वही टेक्निक, वही तरीके मैं हिंदी पढ़ाने के लिए भी का उपयोग करती हूँ और मैंने अंग्रेज़ी छात्रों को भी पढ़ाया और हिंदी जो प्रवासी लोग हैं उन्हें भी पढ़ाती हूँ। एक प्रश्न मैं आपसे एक खास प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मॉरिशस को तो छोड़ लेते हैं क्योंकि मॉरिशस जब हमारे पूर्वज आए थे वे लोग भारतीय भाषाओं को लेकर आए थे। तो आप एक डेवलप्ड कंट्री में गए, वहाँ पे पहले से एक भाषा स्थापित है, तो वहाँ पे ग्रॉस रूट पर काम करने के लिए आप लोग किस तरह से चैलेंजेस आपने उसका सामना किया? देखिए, मैं कहूँगी कि मैं उस समय गई जब हिंदी उभर कर आ रही थी। हिंदी का विकास यूके में यूँ तो 70 से थोड़ा थोड़ा बहुत हो रहा था, लेकिन एकदम विस्तार के रूप में जो कार्यक्रम आरंभ हुआ वो डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी जब भारतीय राजदूत बनकर लंदन में गए 1995 के आसपास, तब से हिंदी को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ और तभी से इंग्लैंड के लेखकों का नाम भारत पहुंचा, प्रवासी लेखन भारत पहुंचा। अच्छा। तो उनके आने से एकदम से उन्होंने बहुत कार्य किए, उन्होंने लोगों को उत्साहित किया कि आप हिंदी की से संबंधित संस्थाएं बनाइए, लोगों को जोड़िए। तो उसी समय देखिए यूके हिंदी समिति जो पद्मेश गुप्त जी की है, फिर बर्मिंघम में डॉक्टर कृष्ण कुमार जो गीतांजलि बहुभाषीय संस्था के संस्थापक हैं,
और जय वर्मा ने बाद में बनाई, लेकिन वो भी पहले गीतांजलि की सदस्य थी। फिर बाद में उन्होंने यूके में काव्यांजलि नामक संस्था नॉटिंघम में बनाई। तो ऐसी अनेक अनेक संस्थाएं, एक अंजनी, डॉक्टर अंजनी कुमार थे जो मैनचेस्टर में उन्होंने एक संस्था बनाई। तो अलग अलग स्थानों पे लोगों ने छोटे छोटे संस्थाएं बना के हिंदी के कार्यक्रम शुरू कर दिए। और सिंघवी जी ने एक और जो काम किया, वो हर वर्ष आईसीसीआर के द्वारा भारत में हिंदी, इंग्लैंड में हिंदी दिवस के आसपास एक कवि सम्मेलन करवाने का कार्यक्रम शुरू किया, जिससे बहुत बहुत लोग इकट्ठा होने लगे वहाँ पर। तो आज की परिस्थिति में तो आपके हिसाब से हिंदी की क्या स्थिति है यूके में? अगर आप शिक्षण की, हिंदी शिक्षण की बात करते हैं, तो हिंदी शिक्षण सिर्फ एक ही संस्था है जो कुछ प्रवेश परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा करवाती है, यूके हिंदी समिति। सुरेखा चोफला आजकल उसको संभाल रही हैं, लेकिन मूलतः वो पद्मेश गुप्त ने वो संस्था स्थापित की थी। उसके अतिरिक्त यूके में हिंदी शिक्षण मंदिरों में और स्वयंसेवी संस्थाएं ही करती हैं। यूनिवर्सिटी में, यॉर्क यूनिवर्सिटी में है, था, ख़त्म हो गया। फ़िलहाल सोअस में, जहाँ भी यूनिवर्सिटी में, वो सब्जेक्ट के वैकल्पिक विषय के रूप में है। तो हिंदी का प्राथमिक स्तर पर वैयक्तिक रूप से स्वयंसेवी लोग ही अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। जैसे मैं बालाजी मंदिर है यूके में, वहाँ पर पिछले 16-17 सालों से संबद्ध हूँ और मैं हिंदी की कक्षाएं लेती हूँ वहाँ पर। बच्चों को पढ़ाती हूँ और एक हफ्ते का शिविर होता है, उसमें हम हिंदी सीखते हैं। उसके अतिरिक्त जो भी हिंदी के छात्र एक-एक, दो-दो, अभी फ़िलहाल में आरएसएस का एक शाखा है, तो उस शाखा के साथ बच्चों को हिंदी सिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो आप आए हैं यूके से गुरुजी, आप कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो आप लोग साथ देते रहिए, थोड़ी देर में फिर से हमारी मुलाकात होगी हिंदी के विद्वान जो अलग देश से, दूसरे देश से आए हैं और वे लोग बात करने वाले हैं, किस तरह से वे लोग हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ देते रहिए। वैसे दर्शकगण, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे बैठे-बैठे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम स्टूडियो में बैठे-बैठे कई देशों को घूम कर आए हैं, वहाँ की भारतीय संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। नाइजीरिया में गए, वहाँ फिजी में गए, ट्रिनिडाद एंड टोबागो, गयाना में गए, भारत दिल्ली में गए और यूके में गए। अभी हम जाएंगे कहाँ पे? बर्लिन और बहरीन, और इसके साथ-साथ हम न्यूजीलैंड में जाएंगे बैठे-बैठे बातचीत द्वारा। तो चले, हमारे साथ है, आप है राम तिवारी जी, आप बहरीन दुबई से है, और साथ ही साथ हेमा मिश्रा जी, आप न्यूजीलैंड। हिमानी मिश्रा जी, मैं न्यूजीलैंड से। स्वागत करते हैं आप दोनों का। शुरुआत करते हैं राम जी आपसे। अभी बातचीत हो रही थी राम के बारे में। राम गए थे लंका, आप बहरीन चले गए। जी प्रणाम, आपने शुरुआत ही बहुत बढ़िया कर दिया हमारा। और मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ मॉरिशस के धरती को। मैं विश्व रंग को प्रणाम करता हूँ। मैं विश्व हिंदी सचिवालय को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर जवाहर बहुत अच्छा संयोजक हैं हमारे विश्व रंग के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर माधुरी जी हैं विश्व हिंदी सचिवालय का, मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं पहले 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। मैं मॉरिशस बहुत दिनों से आना चाहता था। मैं पला बड़ा हूँ बिहार में, भारत में, और मेरे कई मित्र हैं बिहार में जो किसी न किसी रूप से संबंध है मॉरिशस से। उनको इतना याद है कि उनके पूर्वज गए थे और उन्हें जहाजी कहते थे। गिरमिटिया कम्युनिटी है आप लोगों का, उसके थ्रू आए थे। आपको मैंने मौका मिला मॉरिशस के इतिहास के बारे में पढ़ने? जी, मैं मॉरिशस के इतिहास को बहुत अच्छे से जानता हूँ। और मैं जब नहीं भी आया था तब मैं अपने दिल से ये बात कहता था कि मॉरिशस आने का इंतज़ार है, एक नहीं बारंबार है। हम भारतीय जहाँ भी हों, हमें मॉरिशस से प्यार है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर है। थोड़ा सा अब हिमानी जी आपके बारे में बात करना चाहेंगे। नमस्कार आपको और मॉरिशस वासियों को न्यूजीलैंड से कियोरा और उनका अभिवादन। तो मैं पिछले 17 साल से न्यूजीलैंड में हूँ और वैसे मैं भी मूल निवासी भारत की हूँ। और जो मेरा परिवार है वो सारा साहित्य में है। जो मेरे नाना जी हैं वो, उनके नाम पे पूरा कविता का युग है, डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी। और जो मेरी माताश्री हैं वो संस्कृत में एमए हैं और वो लिखती थी और हमें शुरू से वही
हिंदी साहित्यकारों का हमारे घर आना जाना, तो मैंने वो उन्हीं लोगों के बीच मैं पली बढ़ी हूँ। और मैं चली गई न्यूज़ीलैंड, तो बस फिर वहाँ से चालू हुई ज़िंदगी, और ये है। और जैसे मैंने बताया, मेरी माताश्री की एक सखी थी, वो मॉरिशस से थी, तो हमने उनसे मॉरिशस के बारे में बहुत सुना है। और मेरी माताजी हमेशा कहती थी कि उन्हें मॉरिशस वासियों पे बहुत नाज है, बहुत गर्व है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने देश से दूर रह के भी अपनी संस्कृति को बना के रखा है क्या और अपनी भाषा और अपनी सभ्यता को साकार रखा है। गर्व की और बात। आज ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरा धन्यवाद माधुरी जी, रामधारी जी को, गुरी जी को, डॉक्टर जवाहर कर्णावत जी को, कि जिनकी वजह से मुझे वो जो मेरी माता जी ने, जो हमने बचपन से जो ये सारे उनसे बातें सुनी हैं, उसे प्रत्यक्ष देखने का मौका मिला। देखिए दर्शकों, जो आप हमें देख रहे हैं, हिंदी के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे, ना तो सिर्फ आप शिक्षित बनेंगे, ना तो सिर्फ आप सांस्कारिक बनेंगे, धार्मिक बनेंगे, बल्कि दूसरे देश में घूमने का मौका भी मिल जाता है। न्यूजीलैंड के बारे में हम बातें करेंगे जरूर। न्यूजीलैंड अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो मतलब हरियाली, उसकी घाटियां, जी। लेकिन वहां पे हिंदी की स्थिति कैसी है और आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, जब जहाँ मैंने स्कूल चालू करा है, वो दुनिया का आखिरी कोने का, सबसे कोने का आखिरी हिंदी स्कूल है। और दुनिया का आखिरी कोने का हिंदी स्कूल एक वो ही स्कूल है जिसका अपना खुद का स्कूल परिसर है। और वो करने के लिए मैं पिछले 10 सालों से कार्यरत हूँ। उसके लिए जो एक बोलते हैं हम एडवोकेसी ग्रुप, वो हमने चालू करा। हालांकि न्यूजीलैंड में हिंदी स्कूल चल रहे हैं, कई स्कूल, वेलिंगटन हिंदी स्कूल है जैसे, वो 25 सालों से है वहाँ पे। पर जब मैं जुड़ी तब मैंने ये चालू करा हमारे उच्चायोग के सहयोग से कि हमें हिंदी के लिए और जागरूकता लानी है। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो हमारा वहाँ का पार्लियामेंट है, वहाँ पे लैंग्वेज बिल हमने पास कराया। क्या बात। और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये बोलूँगी कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हिंदी को मान्यता दी, और उन्होंने कहा जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी जो चौथी सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है न्यूजीलैंड में, तो एक उस मुकाम तक पहुंचना ही हिंदी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस देश में जहाँ पे अंग्रेजी के अलावा और कुछ ना कोई जानना चाहता था और ना कुछ सुनना चाहता था, वहाँ के प्रधानमंत्री का ये बोलना हम मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम सब हिंदी वासियों के लिए बहुत उपलब्धि है जो हम लोग सतत कार्य कर रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ वहाँ पे पुस्तकें निकलती हैं, हमारे यहाँ हिंदी के लिए अब हम लोग गोष्ठी करने लगे हैं, कवि सम्मेलन होने लगे हैं, हमें उच्चायोग से सहयोग मिलने लगा है। तो हम अभी वहाँ पे एक बहुत बालक और बालिका की स्थिति में हैं, पर हम अपने यौवन की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो यौवन जब हो, आप सब देखें और आप उसे सब सराहें। दुबई के बारे में बात करना चाहेंगे, बहरीन के बारे में। या दुबई के बारे में बात होती है तो डेवलप्ड कंट्री है, सारी फैसिलिटीज़ है, तो हिंदी कितनी डेवलप्ड है वहाँ पे? जी, पहले मैं बता दूं, बहरीन एक स्वतंत्र देश है। एक तरफ सऊदी अरेबिया है, एक तरफ कतर है। और बहरीन हिंदी, अगर बहरीन में हिंदी की बात करें तो रची बसी भाषा है वहाँ के संस्कृति में। 1971 में बहरीन को आज़ादी मिली, और मैं 2009 में मैं बहरीन टेलीकॉम, जो बहरीन गवर्नमेंट सरकार की कंपनी है, मैं वहाँ प्रोडक्ट हेड बन के गया था 2009 में। और जब मैं आप भी बहरीन आइए, आप जैसे उतरेंगे बहरीन में, एयरपोर्ट पे आप अनाउंसमेंट सुनेंगे, बहरीन में आपका स्वागत है। क्या बात। आप वहीं समझ जाएंगे कि हिंदी है यहाँ पे। आप आगे बढ़ेंगे, मैं छोटी छोटी बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आप आगे बढ़ेंगे, टैक्सी वाले आके आपसे पूछेंगे हिंदी, अरबी भी बात करते हैं, हिंदी, और वो हिंदी बोलते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि लोकल या बोलचाल की भाषा थोड़ी अलग होती है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप हिंदी के देश में हैं। हिंदी, और आपको बताऊं, बहरीन समावेशी है जैसे हिंदी समावेशी है। मैं ये सोचता हूं कि किसी भी भाषा के उन्नति की परिकल्पना आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप ये सोचें कि ये समावेशी न हो, या इसमें कई रंगों का समावेश ना हो।
तो जैसे अगर विश्व रंग, कई रंगों का समावेश है, उससे हिंदी भी है। हिंदी में अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि किसी भी, अगर हम भारत में नहीं हैं, किसी और देश में हैं, तो आप ये समझ लेना कि जब व्यवसाय से जो संबंधित चीज़ें हैं, अगर वहाँ हिंदी लोग बोलते हैं तो उन्हें मालूम है कि कस्टमर हमारे हिंदी है या हिंदी सुनना पसंद करते हैं। मैं जब बहरीन गया 2010 में, मैं टेलीकॉम कंपनी में, तब इंग्लिश और अरबी में ही IVR की बातें होती थी, कस्टमर केयर। मैंने बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत कोशिश के बाद उन्होंने फिर हिंदी को भी उसमें का भी प्रयोग करना शुरू किया। तो आज किसी भी टेलीकॉम कंपनी में अगर आज बहरीन में आप बात करेंगे तो हिंदी के कॉल सेंटर के लोग मिलेंगे आपको बात करते हुए, वो हिंदी को का किसी भी तरह से हिंदी को किनारे नहीं कर सकते हैं। दूसरे अगर चीज़ों पे बात करें तो भारतीय स्कूल बहुत अच्छी स्थिति में बहरीन में है। CBSE बोर्ड के, DPS का इंटरनेशनल ब्रांच है, और मेरे साथ तो आपको बताऊं भाई साहब कि हमारी पत्नी हिंदी के HOD हैं, ममता तिवारी, वो भी शामिल हो रही हैं यहाँ पे, और घर में ही माहौल हिंदी का है। मैं खुद भी कविता, लघु कथा हिंदी लिखना पसंद करता हूँ, वो करती हैं। तो उन्होंने मुझसे 10 साल पहले बोला कि बहरीन में इंग्लिश के बहुत क्लब हैं, हिंदी के नहीं हैं। तो उन्होंने शुरुआत की। शुरू में दिक्कत आई, किसी भी चीज़ में हम जब आगे बढ़ते हैं तो अकेले ही बढ़ना होता है। तो उड़ान क्लब नाम है उसका। उड़ान सोच के भी यही रखा गया था हम लोगों ने कि एक क्लब बनाएंगे, हिंदी क्लब उड़ान। और वहाँ हमने ये सोचा था कि हम नवाचार का प्रयोग करेंगे, हिंदी अगर सिखाएंगे। और ज़्यादातर हमने ये सोचा कि देखिए, जो बड़े हैं, वयस्क हैं, वो हिंदी टूटी फूटी भी बोलना चाहे उस देश में बोलते हैं। अगर हम छोटे बच्चों में रुचि पैदा कर दें हिंदी का, तो जो बच्चे आते हैं उन्हें हम अगर देखें तो पाठशाला वाली हिंदी कम पढ़ाते हैं, हम उन्हें पढ़ाते हैं जैसे अगर देखें तो वाद विवाद, हिंदी में नुक्कड़ नाटक, ये बहरीनी अरबी भी लोग करते हैं। जब और किसी भी चीज़ को अगर पढ़ाना है, अगर उसमें मनोरंजन ला दें तो बच्चे बहुत जल्दी इसको कैच करते हैं। हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ उसका साहित्य होता है। न्यूजीलैंड में हम जाना चाहें, जैसे मॉरिशस में, भारत में उसका भारतीय हिंदी साहित्य है, मॉरिशसीय हिंदी साहित्य अन्य देश में भी है। तो क्या वहाँ पे भी हिंदी का जो साहित्य है उस वहाँ फल रहा है, फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे लेखक हैं, फर्स्ट जनरेशन है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत सालों से चला आ रहा है, पर हमारी जो ये फर्स्ट जनरेशन है, हम अपना पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे प्रकाशन चालू हुए हैं वहाँ से। हमारी एक सखी हैं प्रीता व्यास, डॉक्टर प्रीता व्यास, वो जो हमारे मावरी जो मिथ बोलते हैं ये लोग, उन कहानियों को हमने हिंदी में हम लोग ने ट्रांसलेट करा है, और हम उनकी पुस्तक छपती है। हमारे रोहित जी हैं, वो वहाँ पे भारत दर्शन के नाम से पुस्तक निकाल रहे हैं, जिससे सारे न्यूजीलैंड को और दूसरी जगह भी हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में और हिंदी के बारे में लोगों को पता चलता है। और इसी तरीके से कार्य चालू है। जैसे मैंने आपको बोला, अभी हम लोग बेबी स्टेजेस पे हैं, अभी हम लोग बालक हैं, तो बस आप देखते जाइए, हम भी ऊंचाइयों पे जाएंगे जहां हम भी ये बात कर सकते हैं। मैं ये बोल सकती हूँ कि आपने अभी बात करी वंदना जी से, उन्होंने बोला कि वहाँ पे 1980 से चालू हुआ। न्यूजीलैंड में वो हमारा 1980 है, ये जो चल रहा है समय, ये हमारा 1980 है। अच्छा। और हमें इस पे बहुत फ़क्र है। बहुत ही बढ़िया, शुभकामनाएं। बिल्कुल। और क्योंकि अब जैसे मैं वहाँ पे साउथलैंड हिंदी स्कूल जो है वो रन करती हूँ। अब हमने ये उसके वजह से हमने दूसरी जगह स्कूल्स चालू करे हैं, जैसे क्राइस्ट चर्च है, डनीडन है, वहाँ से। और वहाँ हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो लोग आएँ और धीरे धीरे जैसा जो आपने बोला, हमारे साहित्य के बारे में ज़्यादा जागरूकता उत्पन्न हो, और वहीं से उन लोगों का हम आप में और हम में ही बैठे हैं कोई ना कोई साहित्यकार जो आगे चीज़ें ले जाएंगे। बिल्कुल, हमें सिर्फ उन्हें ढूंढना है, हमें उन्हें तराशना है। तो वो जिम्मा हम लोगों ने लिया है, और बहुत जल्दी आपको उसके असर भी नज़र आएंगे। हिंदी साहित्य, न्यूजीलैंड में हिंदी साहित्य का अंकुरित रूप हम बहुत ही जल्द। बिल्कुल। बहरीन के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या आप लोगों ने कभी भी किसी भी समय परिकल्पना की है कि बहरीन हिंदी साहित्य आगे बढ़कर बनेगा?
जी, और इसमें मुझे विश्वरंग का ही समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर माधुरी जी, विश्व हिंदी सचिवालय के समय समय पर ऑनलाइन ही कार्यक्रम होते हैं। हम सभी आभासी मंच से जुड़े हुए लोग हैं। और अभी अगर मैं आपको बात करूं हिंदी अगर आप देखें कि हिंदी कितना महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले हम सभी लोग नए नवयुग के लोग हैं, यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखते हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो एक हिंदी और अरबी मिश्रित एक गाना जो श्रेया घोषाल ने गाया है, और एक अरबी सिंगर हैं, वो 378 मिलियन व्यूज़ हैं उनके अरब में भी। वो हिंदी आधा है, आधा अरबिक है। एक बार हिंदी ये गाते हैं, एक अरबिक गाते हैं। तो आप समझिए कि अरबिक लोगों में भी हिंदी कितना जुड़ा हुआ है। जहाँ तक बहरीन की बात करें तो हमारा खुद एक हमने ये सोचा है कि हम बहुत जल्दी वहाँ पे, जैसे ये कार्यक्रम वैश्विक रूप पे हम कर रहे हैं, हमारा ये करने का इरादा है। वहाँ पे हम सबका सहयोग लेंगे। हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे यहाँ पे, हम भारतीय दूतावास को नहीं भूल सकते हैं। चाहे वो विश्व हिंदी दिवस पे कार्यक्रम हो। हम अपने अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, 2019 में वो बहरीन आए थे, और मैं आपको बता देता हूँ कि वो हर जगह हर मंच पे हिंदी पे बात करते हैं। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि जब वो जाते भी हैं तो हमारे दोस्त जो अरबिक थे वो हमसे पूछा करते थे कि वो जो बोल रहे थे क्या मतलब है उसका। ये देखिए, ये जिज्ञासा पैदा करती है। बच्चे भी तभी सीखते हैं जब जिज्ञासा हो। तो इस सभी मंचों पे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। स्कूल जितने सीबीएसई बोर्ड हैं वो अंतर विद्यालय कार्यक्रम कराते हैं, और ये जो है भारतीय दूतावास के सहयोग से होता है। इसके वजह से मैंने देखा कि प्रचार प्रसार में बहुत कामगर रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए हैं बहरीन से, न्यूजीलैंड से, और आप लोगों ने अपने देश के बारे में, वहाँ पे हिंदी की से जुड़े हुए किस तरह से काम हो रहे हैं इसके बारे में आप लोगों ने बात की। बातों बातों में कार्यक्रम के अंत तक तो पहुँच गए हैं। आप लोग आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका प्रणाम, बहुत 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 आभार। धन्यवाद। सभी लोगों का प्रणाम, मॉरिशस का प्रणाम। तो आप लोग साथ देते रहिए। हिंदी हमारी पहचान नामक कार्यक्रम हिंदी स्पीकिंग यूनियन और एमबीसी की मिले जुले सहयोग से आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। बात करें हिंदी के बारे में, हिंदी से जुड़े हुए कार्य के बारे में, तो आप लोग भी साथ देते रहिए, आप लोग भी प्रभावित होइए और हिंदी सीखिए और सिखाइए। हमारी ओर से नमस्ते।